नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में गाउस का नियम पढ़ा दिया, उसका प्रूफ दे दिया। प्रूफ दोनों तरह से दे दिया, एक सिमेट्रिकल यानी सममित गाउसीय पृष्ठ लेकर या सममित बंद पृष्ठ लेकर, एक ऐसी पृष्ठ ली थी जो सिमेट्रिकल नहीं थी। दोनों स्थितियों में गाउस के नियम को प्रमाणित किया, प्रूफ किया। पिछले एपिसोड में मैंने गाउसी पृष्ठ, जो बंद काल्पनिक पृष्ठ है, उसका निर्माण कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको बता दिया। अब मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कहा था, लेक्चर में कहा था कि पहले आप फ्लक्स का पूरा नॉलेज ले लें, फिर गाउस के नियम की एप्लीकेशन करेंगे। तो इस एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल के जरिए आपको विद्युत फ्लक्स को ढंग से समझा सकूं, है ना। अब न्यूमेरिकल के क्रम में पहली बात, ठीक है सर, पहला न्यूमेरिकल आप कंफर्टेबली सुनिए, इसमें उतारने या लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना थोड़ा स्लो उसमें मोशन में बोलूंगा। बिंदु आवेश को या बिंदु आवेश क्यू को कह दो केंद्र मान, बिंदु आवेश को केंद्र मानकर निर्मित किया गया गोला या निर्मित किए गए गोले के अंदर उपस्थित आवेश का मान बताइए, जबकि बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर है। क्वेश्चन समझ गया? दोबारा बोल देता हूं मैं। बिंदु आवेश कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का, कोई भी त्रिज्या आपने ली, अज्यूम की, किसी त्रिज्या का गोला निर्मित करिए। इस गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 10⁻³ है। तो बताइए बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है। यह पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या इस गोले की त्रिज्या को परिवर्तित कर दें, बदल दें, तो क्या फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाएगा। ये दो प्रश्नों के अपने को जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, हम एक समान विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र से निर्गत विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला रखते हैं। अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला रखते हैं। संपूर्ण खुली पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला रखते हैं। बात को ध्यान से सुनना मेरी। और संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है। और इसका जो हमारे पास सबसे शानदार ऑप्शन है वो गाउस का नियम है। कुल आवेश बंद पृष्ठ के अंदर और अपॉन ε0। तो मैं आपको यहां पर एक चीज ध्यान दिला दूं कि अगर बंद पृष्ठ की बात आए, ये तो सब खुली पृष्ठों के लिए एप्लीकेबल है। अगर बंद पृष्ठ की बात आए तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, और इन दो फॉर्मूले में सबसे कंफर्ट फॉर्मूला है गाउस का नियम। तो बंद पृष्ठ कहीं नाम आ जाए तो आप गाउस के नियम का बिना सोचे समझे उपयोग कर लें। तो साहब यहां भी क्योंकि गोला बना रहा है तो गोला बंद पृष्ठ है, अब उसके अंदर कुल आवेश पूछा जा रहा है तो गाउस का नियम लगा दो, क्योंकि बंद पृष्ठ है ना। तो साहब गाउस के नियम से फाई बराबर ∑QI अपॉन ε0, इसलिए बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश ε0 इंटू फाई। व्हाट इज ε0? 8.854। आप 3 अंक मत लिखो, 2 अंक तक ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10⁻⁻12। इन न्यूमेरिकल के जरिए आपको ε0 भी याद करना है, ध्यान रखना। फाई की वैल्यू 10⁻³ जो अपने को दी गई है। तो सब बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, 2 अंक लिख देता हूं ना, इंटू 10⁻, या आप दोनों मैच कर लें तो -12 + 3, तो कितना हो गया -9, है ना।
कूलाम, या यूं कह दें 8.85 नैनो कूलाम। 10⁻⁹ का मतलब नैनो होता है। तो साहब बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स अगर 10⁻³ है, क्लियर सर, तो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश 8.85 इंटू 10⁻⁹ यानी 8.85 नैनो कूलाम होगा। ये फर्स्ट आंसर। अब सेकंड में इसने पूछा है यदि गोले की त्रिज्या को परिवर्तित कर दें तो क्या निर्गत विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसका आंसर मैं गाउस का नियम पढ़ाने से पहले ही दे चुका था, यानी मैंने पिछले एपिसोड में दिया है, अगर नहीं भी दिया तो अब आप समझ लो। ये साहब कम त्रिज्या, ये ज्यादा त्रिज्या, ये और ज्यादा त्रिज्या है ना। आवेश 2 है, निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या आप देख रहे हैं, 3 अलग अलग त्रिज्या के गोले हैं, तीनों से समान ही निकल रही है। इसका मतलब क्लियर है कि यदि बंद पृष्ठ का आकार हम परिवर्तित कर दें तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह आपका एक क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट क्लियर करना। बंद पृष्ठ के लिए मैं गाउस को ही प्रिफर करूंगा, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल सा क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये सब एक समान विद्युत क्षेत्र समांतर व समान दूरी पर स्थित बल रेखाओं से दर्शाते हैं। चित्र बहुत बड़ा बन गया, बन जान दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहता है इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई घन, ये जैसे मैंने घन रख दिया, रखने का तरीका बताया जाएगा, तब आप अपने आंसर की तरफ बढ़िएगा, ये ध्यान रखना ना। ये कह रहा है कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी घनाकार या घन को, है ना, इस तरह से रखा कि घन का तल बल रेखाओं के लंबवत है। ये देखो आप, ये घन का तल है, ये बल रेखाओं के लंबवत है। इस तरह से आपने किसी घन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो बताइए इस घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको ध्यान रखनी है ना। इस घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा सर? देखिए सर, ये घन है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसका तल बल रेखाओं के लंबवत है। तो साहब इधर से जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेंगी, इसकी विपरीत सतह से उतनी ही बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। जो फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करता है उसको हम माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं, और जो फ्लक्स यानी बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं उससे हम प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो घन से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हुआ, इसको टोटल है ना, फाई और माइनस फाई इज इक्वल टू 0। यानी जितनी बल रेखाएं एक सरफेस से एंटर होती हैं उतनी बल रेखाएं दूसरे सरफेस से बाहर निकल जाती हैं। तो घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। यानी यहां पर बच्चों एक बात विशेष ध्यान रखना कि हम सोच लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में सरफेस है तो फ्लक्स होगा ही। तो ये उसका साक्षात प्रमाण है कि विद्युत क्षेत्र में सरफेस होने के बावजूद भी उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 है, या उससे कोई विद्युत फ्लक्स संबद्ध ही नहीं। अब इसको अगर आप तिरछा कर दें, आदि इत्यादि कर दें, तो वो फिर अलग चीज, जैसे मैं आपको समझाऊं वो भी इस सिचुएशन समझाता हूं, है ना। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण लें, जैसे ये अर्धगोलीय पिंड है ना, इसकी 2 सिचुएशन में आपको दिखा देता हूं। अर्धगोलीय पिंड है, इसमें
बल रेखाएं इस तरह से भी आप एंटर दिखा सकते हो, है ना, और बल रेखाओं की एंट्री इस तरह से भी दिखा सकते हो। क्लियर सब, है ना। दोनों स्थितियों में इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। अर्धगोलीय पृष्ठ दो सरफेस से मिलकर बनती, एक तो ये प्लेन सरफेस होगी और एक कर्वेचर सरफेस होगी, यानी एक तो वक्राकार पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। वृत्ताकार पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहते हैं। यहां भी वही प्लेन सरफेस यानी वृत्ताकार पृष्ठ और कर्वेचर यानी घुमावदार पृष्ठ, है ना। इसमें देखें तो प्रवेशित फ्लक्स की बात अगर करें तो क्यू इन, है ना, जिस पृष्ठ से फ्लक्स एंटर कर रहा है वह वृत्ताकार पृष्ठ है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। और जिस पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर जा रही हैं यह अर्धगोलीय पृष्ठ है, तो संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर यानी अपॉन 2 कर दिया तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर अपन देखें तो जितनी बल रेखाएं एक सरफेस से प्रवेश कर रही हैं उतनी बल रेखाएं दूसरी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, तो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स CS प्लस PS 0 होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल में घन के लिए बताया, क्यूब के लिए बताया। तो सब यहां भी आपको केवल ये देखना है कि अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र में आकृति है, बंद आकृति है, तो जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं, तो उस आकृति से संबद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। यहां भी ऐसा ही है कि सब दो सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, एक कर्वेचर सरफेस है। क्लियर। अब सब प्लेन सरफेस और कर्वेचर सरफेस, तो जितनी एंट्री है उतनी एग्जिट है। क्लियर। तो कुल बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0। अब सब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि सब कर्वेचर सरफेस यानी वक्राकार या अर्धगोलीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना है, तो ये तो अपन जानते हैं कि टोटल तो 0 होना चाहिए। अब देखो प्लेन सरफेस की बात करो, क्योंकि 5PS है ना, 5PS कितना, तो ये तो सब क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत है ना, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा जो आपको दिख ही रही है, दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री। क्लियर। तो सब E इंटू पृष्ठ क्षेत्रफल इंटू पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर कोस थीटा, थीटा कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो सब 5PS इज इक्वल टू E इंटू पाई आर स्क्वायर और कोस 180 इज इक्वल टू -1। तो सब जो प्लेन सरफेस है उसमें बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक है क्योंकि प्रवेश कर रही है। अब सब ये आप मान रख दो समीकरण 1 में, तो बाई इक्वेशन 1 है ना, बाई इक्वेशन 1 तो 5CS प्लस 5PS, तो 5PS की वैल्यू कितनी E इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अर्धगोलीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हुआ प्लस E इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो कहने का मतलब आपने संबद्ध फ्लक्स में देखना है कि कितना एंट्री हो रहा है और कितना एग्जिट है। यहां पर यह भी समझ लीजिए कि पृष्ठ यदि विद्युत क्षेत्र में है तो यह जरूरी नहीं है कि फ्लक्स संबद्ध हो ही। यहां से दूसरी आकर यह आकृति एक ही बात होगी कंप्लीट। अब बात करें बी की, है ना। बी में अगर देखें तो बी में तो खैर क्लियर सिमेट्री है ही सही, एंट्री कर रही है वो एरिया और जहां से एग्जिट होता है वो एरिया, दोनों इक्वल ही है ना। तो इसमें तो साफ ही दिख रहा है कि इस बंद आकृति से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा, यानी प्लेन सरफेस
या टोटल फाई इज इक्वल टू 0, जैसा कि यहां पर है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से आपको देखना होगा। ये अपनी बुक के क्वेश्चन है। एक बॉक्स, ये सब बॉक्स है, कोई सा भी हो सकता है, बंद आकृति है कुल मिला के, है ना। ये सब बुक्स के क्वेश्चन है जो आपके सामने लाए जा रहे हैं ना। इस बॉक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 है ना। बातों को बारीकियां हैं, इससे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इस बॉक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 है, तो क्या आप कहेंगे कि इस बॉक्स के अंदर आवेश नहीं है, या आप कोई अन्य राय रखते हैं? ये क्वेश्चन है, जैसा मैंने बोला वैसा ही क्वेश्चन है। तो साहब, अगर किसी बंद आकृति से निर्गत विद्युत फ्लक्स 0 है, तो हमारी दो राय हैं। पहली राय है कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, लेकिन दूसरी राय है कि इसके अंदर आवेश तो है, लेकिन उसका बीजगणितीय योग, जैसे द्विध्रुव हो, मान लो 25 द्विध्रुव इसके अंदर हो, 25 डाइपोल इसके अंदर हैं, तो 25 डाइपोल हैं तो 25 प्लस है और 25 माइनस है, तो अंदर कुल आवेश क्या हो जाएगा? 0। तो किसी बंद आकृति से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 है, तो हम दो राय रख सकते हैं। पहला ये कह सकते हैं कि बंद आकृति के अंदर आवेश हो ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है। दूसरी हमारी राय है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश तो हो या है, लेकिन वह या उसका जो बीजगणितीय होगा वो 0 हो। तो ये दो राय है, आवेश हो भी सकता है लेकिन बीजगणितीय योग 0 हो, और नहीं भी। बुक का क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि 3 हो गया, उससे मुझे मतलब नहीं है। क्वेश्चन चल रहे हैं, आपकी समझ बढ़ती रहनी चाहिए, है ना, बस छोटे छोटे सवाल के जरिए। किसी बंद पृष्ठ कहते हैं, आप समझ जाते हैं कि मैं गाउस के नियम का इस्तेमाल करूंगा। मेरा फोकस भी यही है कि मैं आपको गाउस का नियम जितना ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकूं करूं, है ना। तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स 2000 वोल्ट इंटू मीटर है, तथा बंद पृष्ठ से निर्गत यानी निकलने वाला विद्युत फ्लक्स 8000 वोल्ट इंटू मीटर है। पृष्ठ तो बंद ही है, ये तो बात क्लियर कह रहा है। तो सब प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स 2000 वोल्ट इंटू मीटर, और बंद पृष्ठ से निर्गत यानी निकलने वाला विद्युत फ्लक्स 8000 वोल्ट इंटू मीटर है। तो बताइए बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश कितना होगा? बस यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो प्रवेश करने वाला है उसे माइनस में लिखेंगे, और जो बंद पृष्ठ से बाहर निकल रहा है उसे प्लस से लिखेंगे। इसलिए कुल फ्लक्स कितना हुआ? φ1 प्लस φ2। φ1 यानी माइनस 2000 और φ2 यानी प्लस 8000। तो बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हुआ? 6000 वोल्ट इंटू मीटर। यह आपको ध्यान रखना था। यह आपको इसलिए कराया गया न्यूमेरिकल है कि आप चिन्हों के महत्व को समझें। तो साहब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, तो अतः गाउस के नियम से फाई बराबर समेशन QI अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश एप्सिलॉन 0 इंटू फाई। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ही लिख लेते हैं, और ये 6000 है ना। तो सब 8.85 इंटू 6 पावर 3 ऐड कर लो, तो ये 10 की पावर माइनस 9, ये 30 0, ठीक है ना। ये तो थी 44 और 3 51 5 और 6 48 और ये 51 और 5 है ना। तो 56 जो भी, अब आप उसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। इतने कूलम, मैं इसको वहीं छोड़ देता हूँ, नीचे की लाइन को छोड़ो, है ना।
तो यहाँ पर जो अपन का मोटिव था वो आपके सामने बता दिया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलो। अगले न्यूमेरिकल में, ये बुक का न्यूमेरिकल है, इसमें एक सरफेस देता है, ये वर्गाकार सरफेस। ये सब वर्गाकार सरफेस दे दी, बुक में है, एनसीईआरटी में। ये लिख दिया 10 सेंटीमीटर और ये लिख दिया 10 सेंटीमीटर। स्वाभाविक है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर को 2 बार लिख रहे हैं तो सरफेस वर्गाकार बताने के लिए लिख रहे हैं। इस वर्गाकार सतह के केंद्र से, ये केंद्र वर्गाकार सतह का केंद्र, इससे यहां बता रखा है 5 सेंटीमीटर ऊपर इस जगह पर 2 माइक्रोकूलाम। 2 माइक्रोकूलाम का मतलब 2 माइक्रोकूलाम का मतलब 2 × 10⁻⁻⁶ है ना साहब। यह आवेश रख रखा है ना। मैं अभी सवाल पे वापस आता हूं। इस जगह पर Q 2 माइक्रोकूलाम यानी 2 × 10⁻⁶ कूलाम, यह आवेश रख रखा है। इसका सीधा सा क्वेश्चन है, इस वर्गाकार सतह से निकलने वाला यानी निर्गत विद्युत फ्लक्स बताइए, है ना। स्वाभाविक है, ये बंद पृष्ठ नहीं है, ये बंद पृष्ठ नहीं है। तो आप एक बार के लिए सोचेंगे कि हम कोई और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस वर्गाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करें, कर लें। आप जो भी सोच रहे हैं वो सोचना बंद करें। क्यों? उसका रीजन है, आप अन्य फॉर्मूला लेते हैं, जैसे मान लो अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E.ds। जब आप इसके छोटे छोटे अल्पांश लेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है अल्पांश की बिंदु से दूरी अलग अलग है, ये आपका आवेश यहाँ रखा है तो इस सरफेस की दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है, इसकी, तो वो सारे ऐसे स्मॉल सेगमेंट होंगे जिनकी दूरी इस आवेश से अलग अलग है, तो उन सभी स्मॉल सेगमेंट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। तो पहले तो सारे तल पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, फिर एक एक छोटे छोटे अल्पांश से विद्युत क्षेत्र या एक एक छोटे छोटे अल्पांश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करो, फिर एक एक छोटे छोटे अल्पांश से निकाले गए विद्युत फ्लक्स को की गणना करके उनको जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा इस वर्गाकार सतह से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। ये काम बहुत टिपिकल काम है, ये कार्य आसान नहीं है, यानी इसको इम्पॉसिबल कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप वापस गॉस की तरफ ही जाए। गॉस की तरफ कैसे जाए? ये जो आपकी सरफेस है, तो गॉस ने आपसे कह रखा है कि मुझे आप पृष्ठ काल्पनिक रूप से बना के दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पृष्ठ काल्पनिक है तो गॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ये वाला 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, आप इन दो भुजाओं का, ये आप वाला तल जिससे निर्गत विद्युत फ्लक्स आपसे पूछा है वो वाला है ना, तो आप इसे या 10 सेंटीमीटर भुजा को आधार मानकर 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक काल्पनिक घन पैदा कर दें। ये सब आपने काल्पनिक घन का मतलब बंद पृष्ठ पैदा कर दी। तो जो आवेश Q है जो सतह से 5 सेंटीमीटर था, वो आपको कहां दिखेगा? घन के केंद्र पर दिखेगा। 100% वो घन के केंद्र पर दिखेगा। तो सब आपने वो जो वर्गाकार सतह थी, उस वर्गाकार सतह की 10 सेंटीमीटर भुजा को आधार मानकर या 10 सेंटीमीटर भुजा का एक काल्पनिक घन निर्मित कर लिया। उस घन का एक तल आपका क्वेश्चन है ना। अब क्योंकि एक बात, थोड़ा सा ये बात भी एक सोचने वाली, विचार करने वाली बात है कि आवेश सेंटर में है, आवेश सेंटर में है, इसने कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। अगर आवेश सेंटर में नहीं होता तो दिक्कत है ना। वो एक फिर अलग छेड़ने वाली बात है।
पर आवेश तो जब तल से 5 सेंटीमीटर ऊपर है तो आवेश तो घन के केंद्र पर ही हुआ। जब आवेश घन के केंद्र पर है तो स्वाभाविक है सभी 6 तलों से निर्गत विद्युत फ्लक्स, और सभी 6 तलों का मतलब क्या हुआ, घन से निर्गत। तो सब घन मतलब 6 तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स। स्वाभाविक है गॉस का नियम आप लगा देंगे, कितना, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/। अब आपसे पूरे घन से तो पूछा नहीं, आपसे तो गॉस पूछ रहे हैं या आपसे तो क्वेश्चन में पूछा गया है इस एक वर्गाकार तल से निर्गत विद्युत प्रवाह, तो 6 वर्गाकार तल से निकलने वाला है इतना, तो इसलिए एक वर्गाकार तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स है ना। तो अपने को तो 1 से ज्ञात करना है, इसको 5 डैश कह दूं, ये 5/6 हो गया भाई। 6 से इतना तो 1 से 5/6 रखो मान, Q/6 एप्सिलॉन 0 है ना। वैल्यू पुट कर दो, ये सब इधर कर दो कैलकुलेशन, तो देखो एंड तक तो पहुंचा नहीं पाएंगे अपन। Q की वैल्यू आपके 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 को 8.85 × 10⁻⁻12 लिख दिया, ये 1/3, तो 5 डैश इज इक्वल टू, यानी एक वर्गाकार तल से, तो पावर तो आपकी 10⁻+6 होगी ऊपर है ना, -6 कट गई। संख्या में आपके पास 15 का 5 हासिल का 1 8 के 24 और 1 25 का 5 2 8 के 24 और 2 26, ये सब देख लेना, बहुत रफली करता हूं मैंने। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इधर 100 ले लीजिएगा, ये 10⁻4 छोड़ दीजिएगा, 26.55, तो साहब ये 3.8 करीब अपन रफली है ना साहब, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, इतना विद्युत फ्लक्स इस एक तल से। तो सब हमने यहां पर गॉस ने जैसे कहा था कि मेरा नियम का इस्तेमाल आप करते हो तो पृष्ठ बंद हो चाहे काल्पनिक रूप से ही करें, पर पृष्ठ को बंद करना चाहिए। तो ये सवाल अपनी बुक का सवाल है, बुक का सवाल मतलब एनसीईआरटी है ना, उसका सवाल है, उसमें सब ऐसे दे रखा है, तो उसको अपने इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन से ये इसी क्रम में 14 5वां सवाल हो रहा होगा, क्रम को मेरे को ध्यान नहीं है ना, पर सवाल कंटिन्यू चल रहे। अब सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, है ना, फ्लक्स पर ही फोकस है अपन। अब कुछ बंद आकृतियां आपके सामने बना दी जाती हैं, ये सब ये बंद आकृति, ये 1, ये 2, ये खुद 3, ये 4, यहां पर मैंने 4 बंद आकृति आपके सामने बना दी। इसमें आवेश Q1 रख दिया, इसमें Q2 Q3 रख दिया, इसको सरफेस 1 कह दिया, इसको सरफेस 2 कह दिया, इस बड़ी वाली को सरफेस 3 कह दिया और इसको सरफेस 4 कह दिया, है ना। वैल्यू ऑफ Q1 1 माइक्रोकूलम, वैल्यू ऑफ Q2 2 माइक्रोकूलम, वैल्यू ऑफ Q3 -3 माइक्रोकूलम। तो सब Q1 का मान बता दिया, Q2 का मान बता दिया और Q3 का मान बता दिया। अब सिंपली आपसे पूछ लिया गया कि सभी बंद पृष्ठों से, मैं आपको बार बार ये बताता चलूं कि जब मैं बंद पृष्ठ कहता हूं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गॉस के नियम का आप इस्तेमाल कीजिएगा। मैं उसी लिए बेटर प्रैक्टिस के बाद ही एप्लीकेशन कराना चाहता हूं, है ना। तो सब 4 बंद पृष्ठ हैं, सरफेस S1, सरफेस S2, सरफेस S3, सरफेस S4। आवेश आपके सामने लिख लीजिए, 2 पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है। हर सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करो। अब आ जाओ सब S1 की बात करें। सबसे पहले S1 के लिए सभी बंद पृष्ठ हैं, गॉस का नियम लगाएंगे, 5S1। गॉस कहते हैं जिस बंद पृष्ठ की बात कर रहे हो उसके अंदर उपस्थित आवेश
अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो जिस मैं S1 की बात कर रहा हूँ, S1 के अंदर उपस्थित आवेश Q1 है, का एप्सिलॉन जीरो का भाग दे दिया। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर कैलकुलेशन को आपको इजी बनाने का मूड है तो जब अपॉन में यानी बटे में एप्सिलॉन जीरो हो तो आप 4 पाई का गुणा भाग कर दिया कीजिए। 4 पाई का गुणा भाग कर देने से अपनी कैलकुलेशन कंफर्ट हो जाती है ना? कैसे कंफर्ट हो जाती है साहब? तो मैं क्या करूंगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को तो क्या लिख दूंगा, 9 × 10⁹ इंटू 4 पाई Q1 का मान 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम का मतलब 10⁻⁻6 कूलम है ना? तो साहब ये सॉरी इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो 5S1 यानी S1 से निर्गत वैल्यू 36 पाई, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और 10⁻⁻6 और तो ये 10 की पावर कितना हो गया +3 वोल्ट इंटू मीटर। मैं आगे डीप कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, वो आपका काम है क्योंकि मैं तो ऑन द स्पॉट आपको न्यूमेरिकल कर करके बता देता हूँ ना। अब आ जाओ S1 कंप्लीट। S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स, मैं स्पेस की वजह से थोड़ा सा समेट के चलूंगा ना। अब आ जाओ साहब S2 के लिए, S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स गाउस का नियम लगाएंगे, सब प्रश्न बंद है। S2 में आइए तो S2 में कुल आवेश कितना है, Q2 और Q3 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सीधा सीधा गाउस का नियम है, कोई उसमें विशेष बात नहीं है कि सब जिस बंद पृष्ठ की बात कर रहे हो उसके अंदर स्थित कुल आवेश बताओ, तो उसके अंदर स्थित कुल आवेश कितना है, Q2 + Q3 का 1/एप्सिलॉन जीरो कर दिया मैंने आपको अभी अभी बताया ही सही कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 4 पाई का गुणा और 4 पाई का भाग दे देता हूं। तो साहब 5S2 ये कितना हो साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को तो लिख दूं मैं 9 × 10⁹ ये तो इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने डायरेक्ट 1/4 पाई इंटू 4 पाई, ये 4 पाई ये रहा। अब Q2 + Q3 ये देख लो साहब, ये Q2 + Q3 कितना हुआ, Q2 + Q3 2 माइक्रो कूलम और -3 माइक्रो कूलम, तो -1 माइक्रो कूलम हुआ, -1 माइक्रो। एक बार और देख लें, Q2 2 माइक्रो कूलम एंड Q3 -3 माइक्रो कूलम है, क्लियर? तो Q2 2 माइक्रो कूलम है और ये -3 तो -1 बचा, यानी वही 9 × 4 पाई 5S2 is equal to -36 पाई 10⁹ प्लस 9 -6, तो ये 10⁻+3 वोल्ट इंटू मीटर। अब यहां से तो फ्लक्स बाहर निकला था, यहां से फ्लक्स बाहर निकला था 36 पाई इंटू 10⁻3, 36 पाई इंटू 10⁻3, इससे ये तो है पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू तो है नेगेटिव। इस वैल्यू का नेगेटिव होना बताता है कि यहां से बल रेखाएं बाहर नहीं निकल रही, बल्कि इस बंद पृष्ठ के अंदर तो बल रेखाओं ने प्रवेश किया है। अब हैरत वाली बात यह है, जितना फ्लक्स S1 से निकला उतना ही फ्लक्स S2 के अंदर घुस गया। यानी अगर अपन समझें तो जो बल रेखाएं S1 से निकली थी वह S2 में प्रवेश कर गई, क्योंकि ये जितना फ्लक्स यहां से निकाला अपन ने उतना ही अगर अपन देखें तो यहां पर एंटर कर रहा है, वो माइनस है। इसका मतलब तो ये हुआ कि S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि S1 से निकलने वाली सभी बल रेखाएं किसमें घुस गई, S2। देखते हैं, देखा। अब आ जाओ साहब S3 के लिए, S3 के लिए है ना। अब बात करें S3 के लिए, तो 5S3, S3 के अंदर कुल आवेश कितना है, सारा ही आवेश S3 के अंदर है, Q1 Q2 Q3 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। S3 के अंदर ही S1 है, S3 के अंदर ही S2 है, S1 के अंदर Q1 है, S2 के अंदर Q2 Q3 है, और ये दोनों S3 के अंदर है,
तो स्वाभाविक रूप से S3 के अंदर कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको मैं आपको एक छोटे से इधर स्पेस में बता रहा हूँ। ये जैसे अपन ने 2 गोले या 3 गोले लिए साथ, है ना। अब इसमें आवेश Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है। अब ध्यान से समझना, ये S3 है, ये S2 है, ये S1 है। अगर आप S1 से निकलने वाला फ्लक्स कहेंगे तो आप कहेंगे Q अपॉन S, इसके, है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन S2 के लिए कहेंगे तो आप कहेंगे 2Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर S2 के लिए, क्योंकि S2 के अंदर S1 भी है। और अगर मैं आपसे पूछूं S3 से अंदर से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो आप कहेंगे 3Q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्योंकि S3 के अंदर S2 S1 है, तो ये सारे आवेश S3 के अंदर गिने जाएंगे। इसे S3 मैंने कितना कहा, 3Q। S2 के अंदर कितना कहा, 2Q, है ना। तो ये ध्यान आपको रखना है, ये मैं यहाँ बता ही रहा हूँ, है ना। ये आ गया साहब 0। क्यों 0 आ गया वो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। ये देखो साहब, +1 +2 तो +3 हो गया और -3। तो 1 और 2 3 प्लस का और 3 माइनस का, तो 0। तो देखो S1 से निकलने वाली बल रेखाएं किस में एंटर कर गई, S2 में एंटर कर गई। तो S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 0। लास्ट S4 से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब बात करें S4 के लिए, है ना। इसके ऊपर वाले के लिए मैंने एडिशनल एक सवाल अलग से भी आपके सामने पटक दिया, वो देखो ना, ये एडिशनल सवाल है, सवाल किसी भी तरह। अब S4 की बात करो, S4 ये रहा, है ना, ये वाली छोटी सी प्रश्न। S4 से निर्गत विद्युत फ्लक्स 5S4 समेशन Q लिख दो बोले अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी 0 आ जाएगा। 0 इससे आ जाएगा कि इस बंद पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश उपस्थित है ही नहीं। जब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ही नहीं है तो वहां से कोई बल रेखा निकलने का सवाल उठता ही नहीं। तो ये सब आकृति से संबंधित सवाल, जिसमें आपको सभी आकृतियां दिखा दी और भिन्न भिन्न आकृति से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए दर्शाए। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन वो सिमेट्री का। देखो क्वेश्चन नंबर तो मुझे ध्यान नहीं रहे, बस ये है क्या छठा है तो ये 7वां मान लो, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में ये कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये अभी आ भी चुका है सवाल, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक लैंग्वेज बोल के दिखा रहा हूं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर या मध्य में 2 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है। साफ साफ बोला मैंने, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है। तो घन के या संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताओ, और घन के एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताओ। ये मैं बता चुका हूं, बस उसको एक फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, है ना। अब ये सब यहाँ पे 2 माइक्रोकूलाम इसने आवेश के दिया, तो ये मैंने लिख दिया, है ना। किसी कारण से बोल रहा हूं, ये भुजा की लंबाई इसने बता दी 10 सेंटीमीटर। मेरा केवल आपको यहाँ पर इतना सा बताना है, या जो मैं बताना चाहता हूँ बात इतनी सी है कि जब आकृति सिमेट्रिकल है तो फिर ये भुजाओं का कोई रोल नहीं है। क्योंकि आप 12th क्लास के या अभी अपग्रेडेड बच्चे हैं तो कई बार आप दी गई संख्याओं पर फोकस हो जाते हैं, जबकि दी गई संख्या पर यहाँ फोकस होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो सब संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का उसका नियम लगा लें, फाई इज इक्वल टू कुल आवेश अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, या आप 4 पाई का गुणा कर दें और 4 पाई का भाग दे दें, तो सब संपूर्ण घन से, तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 अपॉन 4 पाई सब, और ये 4 पाई क्यू का मान आप रख देंगे 2 इंटू 10 की पावर -6, यानी 5 बराबर ये सब 8 नाम 72 72 पाई इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट इंटू मीटर।
ये सब संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण घन में कितने फलक होते हैं? 6। क्योंकि घन खे रहा हूं तो घन कहने का मतलब ये हुआ कि 6 के 6 फलक है ना, समान क्षेत्रफल के हैं। अब इसने अपन से 2 क्वेश्चन पूछे कि संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताओ, जो बता दिया। अब ये कह रहा है घन के एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स भी बताओ। तो सब 6 से इतना। अब एक फलक की बात कहेगा तो 6 फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स 5। तो एक फलक से या प्रत्येक एक फलक से निर्गत विद्युत 5/6। 5/6 का मतलब 72 पाई इंटू 10 की पावर 3/6। ये 12×72 यानी आपका सेकंड आंसर आ गया 12 पाई इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट इंटू मीटर, है ना। कहने का मतलब ये वही सवाल था जो अपन ने भी चित्र बनाया किया था, लेकिन सवाल था। क्लियर साहब? तो सब इस तरह से भी। अब एक सवाल अपन लेते हैं, थोड़ा सा मैं मतलब उसको देख लेता हूं। अगर कोई मोबाइल में और सवाल दिखते हैं तो मेरे को, मैंने बुक के लगभग सभी सवाल लेने का प्रयास किया है ना। ये भुजा वाला ले ही लिया मैंने, है ना। और इसके अलावा आपको प्रवेश करने वाला और ये चित्र वाला बता ही दिया मैंने ना। इसके अलावा बंद पथ से निर्गत प्रवेश करने वाला भी बता दिया। तो लगभग जो सवाल मेरे जहन में थे वो मैंने बता दिया। अब एक विशेष सवाल है आकृति से संबंधित। घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताओ और घन के एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ये थोड़ा विशेष है, मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर समझाऊं आपको, है ना। मैंने आपको ये तो बता ही रखा है कि गलतियां सभी से हो सकती हैं, उसमें कोई विषयों के ऊपर कोई नहीं है ना। तो घन से यानी संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स और घन के एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताओ। जबकि अब जबकि मैं आपको समझा, थोड़ा इमेजिनेशन वाला मामला है, तो सब जबकि में आप समझो। पहला, अपने को हमेशा 2 कंसीडरेशन करने हैं, संपूर्ण घन से और घन के एक फलक से, है ना। जबकि आवेश घन के तल पे रखा हो। देखना बहुत ध्यान से सब, इसमें सभी आकृति बन नहीं पाएंगी। मैं आपको पहले कहता हूं, बस आप कोशिश करिए बेटर समझने का। हाँ, केमिस्ट्री में जो आप क्रिस्टलीकरण पढ़ते हैं उसमें शायद ये आपके चीजें होंगी। तो सब पहला जो मैंने लिया उसमें कहा आवेश घन के तल के केंद्र पर है, ये समतल घन का उसके केंद्र पर है। अब ध्यान से, है ना, क्योंकि मेरे को तो बोलना ही है, इमेजिनेशन आप बैठ के करना और केमिस्ट्री का यूज करना है। अब इस समय वही 2 क्वेश्चन है, संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताओ और एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स, है ना। अब देखो, इस आवेश को केंद्र मानकर हम एक गोला निर्मित करते हैं। जो गोला हम बनाते हैं, मैं कोशिश करूंगा चित्र बेहतर बनाने की, लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये चित्र बड़ा। अब हमने जैसे एक गोला बनाया, इस गोले का आधा भाग हमारे वाले घन से संबद्ध रहा, शेष आधा गोला तो दूसरे घन में प्रवेश कर गया। तो देखो, जो अपना वाला है मैं उसके लिए लिख देता हूं, घन से संबद्ध आवेश, है ना। बड़ा मजेदार है, ध्यान से। घन से संबद्ध आवेश कितना रहा? Q/2, क्योंकि ये गोला 2 घनों में माएगा और एक घन ही हमारे पास है, तो हमारे घन के पास तो आवेश जो संबद्ध है वो Q/2 है। इसलिए संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो आवेश, अब आवेश कितना है? Q/2 अपॉन एप्सिलॉन, गॉस का नियम लगा ही दिया, यानी Q/2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये तो संपूर्ण घन से हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन
घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स, है ना, बहुत प्रिकॉशनरी है ना सर, बहुत प्रिकॉशनरी, एक तल से, ठीक है ना। तो पहले ये देखो ये कितने तल से, जब आवेश यहां रखा है, ध्यान से देखिएगा साहब, है ना, तो बल रेखाएं जिस तल पर आवेश रखा है उस तल के तो बल रेखाएं समांतर ही होंगी। देखो आप, ये तल है और ये बल रेखा है, तो ये विद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल, ई और एस परपेंडिकुलर है, ई और एस परपेंडिकुलर है, तो ई एस कोस 90 यानी फाई बराबर 0। तो सब बल रेखाएं जिस समतल के समांतर हो गई उस समतल से तो फ्लक्स यानी बल रेखाएं पार होने वाली नहीं, यानी फ्लक्स संबद्ध होगा नहीं, तो इस समतल के तो बल रेखाएं समांतर होगी, तो शेष कितने तल बचे? 5। तो ये जो फ्लक्स मैंने लिखा ये घन के 5 फलकों से संबद्ध है, इसलिए अतः एक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, है ना। तो 5 से 5, तो 1 से कितना हुआ? 5/5। 5 का मान अपने 22 में 5 का भाग देंगे आप, तो 5 दूनी 10, यानी कितना आंसर आ जाएगा? ये सब संपूर्ण घन से, एक घन के एक फलक से। अब देखो फिर दूसरा, है ना, ए हुआ है बी, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, छोड़ देना। बी है ना, बी में आवेश घन की कोर पर है, कोर का मतलब मैं यहां पर कोना नहीं कह रहा हूं, कोर का मतलब मैं क्या कह रहा हूं वो आपको दिखा देता हूं, है ना साहब। कोर का मतलब ये सब कोर के केंद्र पर है, इस जगह पर है आवेश। अगर आवेश इस जगह पर है, क्वेश्चन अपना वही रहेगा कि साहब संपूर्ण घन से और घन के एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताओ, है ना। अब इस समय इस आवेश को केंद्र मानकर हम गोला बनाते हैं, अज्यूम करना पड़ेगा सर, या मैंने आपसे कहा केमिस्ट्री में आप क्रिस्टल पढ़ेंगे या केमिस्ट्री के सर से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। इस घन को केंद्र मानकर मैं अगर गोला बनाऊंगा तो ये गोला 4 समान आकृति के घन से गुजरेगा, ये गोला 4 समान आकृति के घन से। देखो, एक समान आकृति पीछे, एक, 2 तो सामने के घन और 2 पीछे के घन, क्योंकि ये जो गोला है, अब एक अज्यूम करो, कल्पना ही कर सकते हो आप दिमाग में थोड़ा सा सोच के, या मैंने आपको केमिस्ट्री के दो, अज्यूम करो आप, ये गोला जो है ये गोला 4 घन से कवर होगा, 4 घन से कवर होगा, तो एक घन से संबद्ध आवेश कितना होगा? एक घन से संबद्ध आवेश, है ना। मैंने आपसे कहा अज्यूम करना पड़ेगा, कठिनता होगी। एक घन से संबद्ध आवेश Q/4, इसलिए घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, ये आगे सब गाउस का नियम लगा दिया आपने खटाखट, एक घन से संबद्ध, तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स यानी Q/4πε0। ये पहला। अपने पास 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बार बार, है ना। दूसरा क्वेश्चन है एक तल से, अब फिर अज्यूम करो, ये देखो इससे निकलने वाली बल रेखाएं, एक तो ये इस तल के समांतर होंगी, एक ये पीछे वाले तल के समांतर होंगी, है ना। तो इससे निकलने वाली बल रेखाएं 2 तलों के समांतर होंगी। मैं घन को ऐसे डिब्बे से समझा देता हूं आपको थोड़ा सा, ये यहाँ रखा है ना, इस जगह पे, यहाँ पे, तो ये बल रेखा इसके समांतर होंगी और इसके समांतर होंगी, तो 6 में से 2 तल तो गए काम से, कितने बचे? 4। तो इसका मतलब ये कितने फलकों के लिए लिखा? 4 फलक के लिए। तो साहब इसलिए एक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, है ना, विद्युत फ्लक्स
एक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो 5/4 हो गया ये, है ना, क्योंकि ये तो 4 फलक से है ना, 4 फलक से इतना, तो 1 से निकल लेंगे, यानी Q/4 का भाग दिया तो ये 16 एप्सिलॉन है। बस लास्ट है ना, एक और सिचुएशन हो सकती है, इंटरेस्टिंग है, समझना, थोड़ा सा सोचना, मजा आएगा, है ना। ठीक है, सी, तीसरी पोजीशन, अगर आवेश घन के किसी एक कोने पर हो, है ना, जो पॉसिबल थी सारी सिचुएशन ले ली मैंने, ये सब आवेश घन के कोने पर हो, ठीक है। अगेन मैं तो यही कहूंगा कि आप केमिस्ट्री में जाइए, इसको केंद्र मानकर एक गोला बनाइए, आवेश को केंद्र मानकर गोला बनाए, ये गोला 8 घनों से गुजरेगा, हो सकता है ये फेमस होने के कारण आपको याद हो, है ना, क्योंकि क्रिस्टलीकरण में केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है। तो साहब ये गोला 8 घनों से गुजरेगा, तो साहब एक घन से संबद्ध आवेश, है ना, एक घन से संबद्ध आवेश कितना हो, Q/8, है ना, इसलिए एक घन से, इसलिए घन से, है ना, एक घन तो छोड़, इसलिए घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम लगा दोगे आप, phi = घन के से संबद्ध आवेश अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी Q/8 एप्सिलॉन 0। ये तो साहब आपने हमेशा की तरह घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स बता दिया, चले, है ना। अब अभी एक क्वेश्चन बाकी है आपका, एक फलक से संबद्ध बताओ। अब देखो, इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी ये 3 फलकों के समांतर होगी, मैं आपको डब्बे से समझा सकता हूं। ये आवेश इस कोने पे रखा है, तो बल रेखा इसके समांतर 1, बल रेखा इसके समांतर 2, और बल रेखा इसके समांतर। तो दोबारा देख लें, यहाँ आवेश रखा है तो बल रेखा इसके समांतर, बल रेखा इसके समांतर और इसके समांतर, मतलब 3 फलक के तो बल रेखा समांतर होगी। और अपन जानते हैं बल रेखा समांतर होने से फ्लक्स नहीं होता, बल रेखा पृष्ठ के अंदर से गुजरे तो फ्लक्स। अभी जैसे मान लो अपन यही देख रहे हैं कि बल रेखा समांतर निकल गई, कोई फ्लक्स नहीं, बल रेखा पृष्ठ को पार करेगी तभी फ्लक्स होगा। तो समांतर के मेरे कहने का मतलब होता है, जब मैं समांतर कहता हूं तो मैंने भी आपको समझाया भी था कि ये पृष्ठ और ये विद्युत क्षेत्र है ना। अब अगर देखो तो पृष्ठ और बल रेखा समांतर है, लेकिन अगर आप देखें तो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण 90 डिग्री है, और कोण अगर 90 डिग्री है तो फॉर्मूले के अनुसार ES cos 90 = 0। तो जो बल रेखा जिस भी पृष्ठ के समांतर हो जाती है वहां से निर्गत विद्युत फ्लक्स 0 होता है। तो 3 फलक तो बेकार होगी, तो 6 में से 3 बेकार होगी, तो कितने बचे, 3 फलक। तो ये जो समीकरण 1 में आपने फ्लक्स लिखा है, ये 3 फलक से पारित है विद्युत फ्लक्स से, है ना, 3 से इतना, तो इसलिए एक फलक से, दोनों प्रश्न अपने, एक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, है ना, तो एक से संबद्ध phi' = 5/3, 5 का मान है इसी, 3 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन 0, है ना। तो सब ये भी एक शानदार लेकिन विचित्र सवाल था जो अपन ने लिया। इस प्रकार विद्युत फ्लक्स कंप्लीट, गाउस का नियम कंप्लीट, और गाउस के नियम की बेहतर समझ के लिए आवश्यक न्यूमेरिकल भी, बुक के भी कंप्लीट, अलग से भी कंप्लीट। मतलब नेक्स्ट एपिसोड से अब अपने को एप्लीकेशन यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना करनी, अगर आप एकेडमिक में हैं
तो उनमें से आपको 4 नंबर करीब मिलते हैं, है ना? तो बस आज इतना ही, फिर बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।